हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा सेल ऑर्गेनल्स। इसमें हमें क्या पढ़ना है बेटा? इसमें हमें पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत छोटा सा है, बहुत जल्दी से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एक माइटोकॉन्ड्रिया का है। ठीक है, एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया अगर होता है तो हम उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। क्लियर है ये बात? सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, और जब बहुत सारे होते हैं तो उनको हम उसका प्लूरल क्या वर्ड यूज़ करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर ये बात? तो सबसे पहले आज हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। आप जो देख रहे हो ये एक माइटोकॉन्ड्रियन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, नाम माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है लेकिन ये सिंगुलर इसको हम क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रियन। चलो तो देखते हैं इसको। पहले बेटा अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक आउटर और एक इनर। आउटर वाले को क्या कहते हैं बेटा? जो ये बाहर वाली लेयर है इसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और वैसे ही जो इनर होती है उसको इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो जगह होती है उसको कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर है? डायग्राम में आप अपने बुक के देखोगे एनसीईआरटी में तो ऐसा ही हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा? जो ये फोल्डेड आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये वाले स्ट्रक्चर जो ऑरेंज कलर से आपको शो हो रहे हैं, इनको बेटा कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर जो है अभी हम बताएंगे कि ये क्या है और कैसे फंक्शन करते हैं। इनको कहते हैं बेटा क्रिस्टी। ठीक है, इन क्रिस्टी जो ये फोल्डेड लाइट स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन में होते हैं। ठीक, आउटर मेम्ब्रेन ये वाला पार्ट है, ये इनर मेम्ब्रेन में होते हैं। और क्या होता है इसमें बेटा? इसमें होता है मैट्रिक्स। ठीक है, जो कि पूरे क्रिस्टी में फैला हुआ होता है। और क्या होता है बेटा? राइबोसोम्स होते हैं और डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और क्या होते हैं? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का क्या काम होता है बेटा? ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का राइबोसोम्स भी है और डीएनए भी है। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके पूछ सकता है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनल्स हैं जिनके अपने खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको डायग्राम क्लियर है? अब चलिए इसको हम थ्योरी में देखते हैं कि कैसे ये है। ठीक है, चलो देखो, अभी जैसे हमने आपको बताया कि एक जब सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, ये बात क्लियर है? उसके आगे देखिए, ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज कवर्ड बाय अ टू मेम्ब्रेन। ये बात भी हमने अभी समझ ली कि एक इनर होता है और एक आउटर होता है। तो आउटर को आउटर मेम्ब्रेन और इनर को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। अब देखो, जो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये वाली जो आउटर मेम्ब्रेन थी ये पोरस होती है। पोरस का क्या मतलब होता है बेटा? पोरस का मतलब होता है कि किसी भी मेम्ब्रेन में छोटे छोटे जो पोर्स हो। ठीक है, तो पोर्स, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स हो, छेद हो, तो उनको क्या बोलेंगे? पोरस। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रियन की या माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर लेयर होती है वो पोरस होती है। क्लियर है? चलो फिर क्या दिया हुआ है? इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड एंड फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी। अब देखो, जो ये फोल्ड हमने बताया ना, ये ऑरेंज कलर वाले जो है इनको कहते हैं क्या? क्रिस्टी कहते हैं। और ये ऐसे फोल्डेड क्यों बने हुए होते हैं बेटा? फोल्डेड इसलिए बने होते हैं क्योंकि ये इसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया बढ़ाने का क्या मतलब हुआ? देखो, नीचे का तो जो एरिया है ना, आउटर, ये फिक्स है। ठीक है, ये बढ़ेगा घटेगा नहीं, लेकिन जो ये एरिया है, ठीक है, जो ये क्रिस्टी है, अगर आप इसको बाहर निकाल के अगर स्ट्रेच करोगे ना, इसको क्रिस्टी को अगर बाहर निकाल के स्ट्रेच करोगे तो ये बढ़ जाता है, बड़ा हो जाएगा। ये आउटर मेम्ब्रेन से भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया बड़ा होने का मतलब है कि जो भी फूड का सिंथेसिस होगा इसमें वो बहुत अच्छे से, बहुत डीपली और बहुत एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब जैसे हम लोग अपने ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में आप ध्यान करो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो भी डीपली फोल्डेड होती है ना? तो इनका रीज़न क्या होता है? जो ये डीपली फोल्डेड होते हैं, जैसे जो सरफेस एरिया हमारा बढ़ाते हैं, उसका रीज़न यही होता है कि जो भी चीज़ वहाँ पर आ रही है सिंथेसिस होने के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, डाइजेशन के लिए या जिस भी काम के लिए, वो अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए, उसके हर एक न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके बॉडी को दिया जाए। ठीक है, तो ये क्या करती है? ये केवल इसका काम इस तरीके का स्ट्रक्चर होने का है कि ये सरफेस एरिया बढ़ाती है सेल का। क्लियर है? चलो आगे आप देखो, क्रिस्टी इंक्रीज द इनर सरफेस एरिया ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़ लिया। फिर क्या है? दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। और क्या? डीएनए है, उसके साथ क्या है? राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स होने का मतलब ये प्रोटीन का सिंथेसिस अपना खुद ही कर लेता है।
इसको बाहर से कहीं से लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब ये अपना फूड का फॉर्मेशन भी खुद ही कर लेगा। सो दे सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन, ठीक है। तो ये अपना प्रोटीन खुद ही बना लेते हैं, इसके लिए इनको किसी और अदर ऑर्गन्स पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। क्लियर है। अब देखिए जरा इसका फंक्शन क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। देखो, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ अ सेल। इसको इस नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क आप कर लो। इसको क्या कहा जाता है बेटा? इसको पावर हाउस ऑफ अ सेल कहा जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों कहा जाता है अभी बताते हैं। आगे देखिए, इट कंटेन एंजाइम्स, ठीक है। ये भी एंजाइम्स भी इसके अंदर होते हैं, ये आपको बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, एक मेन फंक्शन तो इसका ये है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का, क्या कि इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और दूसरा फंक्शन क्या है बेटा? दूसरा फंक्शन ये है कि इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन भी होता है। क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको आप अंडरलाइन कर लो और स्टार मार्क भी कर लो। ये दोनों फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछते भी हैं। पहला कौन सा? पावर हाउस ऑफ सेल, और दूसरा कौन सा? सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, पहले हम इस बात को क्लियर करेंगे। देखो, जो भी इस माइटोकॉन्ड्रिया में फूड आता है, ठीक है, जो भी फूड आया उसको सिंथेसाइज करने के लिए, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोटीन है इसके पास, एंजाइम है, डीएनए भी है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन इसको बाहर से चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा बेटा? ये जो फूड स्टफ़ है इसको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन इसने बाहर से ले ली, ठीक है। और क्या? एंजाइम्स इसके पास ही है, प्रोटीन इसके पास ही है, ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, और ये क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा और वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? इस सेल बॉडी से बाहर चला जाएगा, इसको इसकी ज़रूरत नहीं होती। फिर से समझो, ये सेल बॉडी है बेटा, ठीक है। अब ये क्या करेगा? इसको, इसके अंदर फूड है, यहाँ पर फूड है, ठीक है। जो भी फूड हम खाए वो यहाँ पर है, ठीक है। अब इसको, इसका क्या करना है? इसको ब्रेक डाउन करना है, इसको सिंथेसाइज करना है, ठीक है। तो इसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन बाहर से चाहिए, इसके पास अंदर नहीं है, ठीक है। इसके पास अंदर क्या क्या है? इसके पास अंदर डीएनए है, राइबोसोम्स यानी प्रोटीन है, ठीक है, और कुछ एंजाइम्स भी है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये देखो, हाँ, ऑक्सीजन इसने लिया, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ? प्रोसेस, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बाद क्या रिलीज़ होगा बेटा? इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होंगे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करेगी? सेल बॉडी अपने से बाहर निकाल देगी, क्योंकि इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन इसने ली और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकाल रही है। तो ये क्या हो गया? ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ, और जो कि सेल के अंदर हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि अभी हमने बताया कि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। दिस ऑक्सीडेशन दे डू सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। क्लियर है ये बात? इसको सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों बोला गया? कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, इसलिए होता है क्योंकि, फिर से समझ लो, जो भी फूड स्टफ़ आता है, जो भी फूड पार्टिकल माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, ठीक है, उसको ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के लिए इसको ऑक्सीजन चाहिए, जो कि ये बाहर से लेगा, ठीक है। और बाकी एंजाइम्स और वाटर इनके पास होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन और एंजाइम्स इसके पास होते हैं। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के बाद क्या बनता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को सेल अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? और क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ऑक्सीजन ये ले रहा है, मतलब ये एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पड़ा, जो कि सेल में हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर है? होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो, अब हम देखते हैं कि जो ये सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स बना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया गया, ठीक। अब देखेंगे कि इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है। अब देखो, कुछ एनर्जी भी रिलीज़ होगी, ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि सारा काम इसी के लिए हो ही रहा है कि एनर्जी मिले। अब वो एनर्जी क्यों मिलेगी? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को भी तो अपना काम, जो ये फंक्शन ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसके लिए एनर्जी भी तो चाहिए। सेल को भी तो एनर्जी चाहिए होती है अपने फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो क्या करेगा? जो ये एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ होती है ना बेटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में, इसे ये क्या बनाता है? एटीपी मॉलिक्यूल बनाता है। क्लियर है? ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ एनर्जी भी रिलीज़ होती है, ठीक है। अब जो एनर्जी रिलीज़ हुई उससे ये सेल क्या बनाएगी? एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाएगा। एटीपी मॉलिक्यूल्स का क्या काम है? ये एटीपी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इस सेल बॉडी को एनर्जी देते हैं। एटीपी इज़ यूटिलाइज्ड बाय द सेल फॉर एनर्जी। एनर्जी कैसी? जो सेल फंक्शन कर रहा है, जैसे कि ऑक्सीडेशन उसने किया, तो उसको एनर्जी चाहिए ना किसी काम को करने के लिए, हमारी बॉडी को, ठीक है। तो ये उसको ये एटीपी मॉलिक्यूल से ही एनर्जी मिलती है।
क्लियर है ये बात, समझ में आई? ठीक, फिर क्या दिया हुआ है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर अ मैकेनिकल वर्क एंड मेकिंग केमिकल रिएक्शंस। कौन कौन से टाइप के काम कर रहा है, एक तो ऑक्सीडेशन आपने देख लिया, मैकेनिकल वर्क्स भी कुछ होंगे, कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं जिसके लिए भी उसको एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी सेल को कहाँ से मिलेगी, उसको एनर्जी चाहिए, वो लेगा एटीपी मॉलिक्यूल से। एटीपी मॉलिक्यूल्स कहाँ से देंगे एनर्जी, जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, जो एनर्जी रिलीज होगी उसी एनर्जी को ये सेल एटीपी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है अपने काम के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया, इसलिए बोला गया सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, और क्या, इसमें जो एनर्जी निकल रही है उस एनर्जी को इसने क्या किया, एटीपी मॉलिक्यूल्स में चेंज कर दिया। अब ये एटीपी मॉलिक्यूल्स इसी सेल को एनर्जी दे देते हैं, ताकत दे देते हैं। चूँकि ये देते हैं, ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ये एटीपी मॉलिक्यूल्स इस सेल को एनर्जी देते हैं, कैसे, किस काम के लिए, कुछ मैकेनिकल और कुछ केमिकल रिएक्शंस को करने के लिए। ठीक है, एनर्जी देते हैं सेल को, इसलिए इनको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि ये सारे फंक्शन इसी के अंदर हो रहे हैं। क्लियर है ये सारी बातें? यही 2 फंक्शन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, कंफ्यूज नहीं हो जाना इधर उधर में। फिर से समझ लो एक बार लास्ट में, शॉर्ट में, जल्दी से। क्या, इसके 2 फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का। पहला क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, दूसरा क्या होता है, इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। क्लियर है? और एक चीज़ और, एटीपी मॉलिक्यूल को हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। एनर्जी करेंसी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये एनर्जी देती है, एनर्जी से ही इसको हम कन्वर्ट करते हैं ना, जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी से ना एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। ये भी याद रखना, ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर लो आप। ठीक, तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों कहा गया, जो फूड स्टफ आया उसने बाहर से ऑक्सीजन ली, और ऑक्सीजन और एंजाइम के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हुआ, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स और कुछ एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, आप यहाँ पर लिख लो एनर्जी। ठीक है, एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, चूँकि ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला, ये एक टाइप का रेस्पिरेशन है, चूँकि सेल के अंदर हो रहा है इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया। क्लियर है? जो एनर्जी निकली हुई है, इस एनर्जी को, एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, एनर्जी यूज टू फॉर्म अ एटीपी मॉलिक्यूल्स, इसमें यूज़ कर दी गई उस एनर्जी को। अब जो ये एटीपी मॉलिक्यूल है, एटीपी इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल फॉर एनर्जी, उसको सेल ने यूज़ कर लिया अपने काम के लिए। कौन से काम के लिए यूज़ कर लिया, मैकेनिकल वर्क एंड केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, और इस एटीपी मॉलिक्यूल्स को और क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, और चूंकि ये एनर्जी करेंसी है, एनर्जी दे रहा है सेल को, ठीक है, लगातार देता रहता है सेल को, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। होप आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है बेटा, इस टॉपिक में इतना ही है। डायग्राम आप फिर से देख लो, अगर आप चाहते हो तो एक आप ये स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ठीक है, और डायग्राम भी बहुत ईजी है, छोटा सा है, ये देख लो। ठीक, चलो, अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो फिर हम लोग इसको आज इतने पर ही क्लोज कर रहे हैं। अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप दोबारा रिवाइंड करके इसको देखना। ठीक है, और इसका आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना कि नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो का जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।